तुमने कभी नोटिस किया है कि खाना पकते ही उसका टेस्ट बदल कैसे जाता है? या चाहे कभी फ्रिज से जब पानी की बोतल निकालो तो फ्रिज के अंदर जो जमी हुई बोतल होती है, बर्फ से जो जमी हुई, उसके बाहर पानी कैसे आ जाता है? आखिर जब हम इस वातावरण में रहते हैं, जिस रूम में आप रहते हो, क्या कभी पसीना आया है? वो पसीना कैसे आता है? ये सारी की सारी चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। आज के क्लास 10th की इस वीडियो में मैं जो कि आपके पेपर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। चलो 10 क्वेश्चंस को देखते हैं जो 101% आपके एग्जाम्स में बिल्कुल इसी को घुमा फिरा करके जो बोर्ड मेंबर्स पूछते हैं, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी अन्य बोर्ड हो, जो आपके क्वेश्चंस पेपर में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। कई बार तो ऐसे हो कि यही क्वेश्चन एज इट इज उठ के पेपर में आ जाए, या चाहे कई बार ऐसा होता है कि ये पेपर क्वेश्चन में ना इस क्वेश्चन को ना पूछ करके इस क्वेश्चन को चेंज करके अपनी तरफ से घुमा करके पूछ ले। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपकी दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, ये है ना। और उसके साथ साथ केमिकली इसका बताना है, कह रहा है कि व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली, यानी कि रासायनिक रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, बताइए। ये आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा और इस चैप्टर के टॉपिक भी होगा। कहने का मतलब यह है कि जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हो ये क्या है, इसकी एक तो डेफिनेशन लिख देनी है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसको केमिकली उसका फॉर्मूला लिख देना है। और साथ ही कह रहा है कि हाउ इज इट प्रिपेयर, लिस्ट इट्स वन इंपॉर्टेंट यूज, यानी कि यह किस प्रकार तैयार किया जाता है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसका एक मुख्य इस्तेमाल बताइए। अब आप इस्तेमाल कैसे बता सकते हैं, सोचिए। क्या कभी रिक्शे पे चलते हुए किसी की रिक्शा पलटने से, या चाहे जीने से उतरते समय, या कभी बेड से गिरते समय किसी के पैर या हाथ टूटे हैं? कई बार कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो छत से गिर गए होंगे या जीने से गिर गए, उनके हाथ या पैर टूट जाते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले एक्सरे करता है, और एक्सरे करने के बाद जब उसको पता लगता है कि भाई आपकी हड्डी टूटी हुई है, तो हड्डी के लिए क्या करते हैं, फिर आपको कहता है कि प्लास्टर लगवाना पड़ेगा। तो जो वो प्लास्टर लगता है, यानी कि जो आप जब हड्डी टूटी होती है, जब आप ऐसे लगाते हैं इसके ऊपर जो व्हाइट कलर का लगा हुआ होता है, वही होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको क्या बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो एक यूज था वो मैंने बता दिया है। अब आप किताब से ढूंढ करके इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन लिख कर पेपर में आओ, जो कि क्वेश्चन नंबर, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड पूछता है। आओ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं क्यों लेते हैं। पहली बात तो यही है कि क्यों लेते हैं, और पूछ किस से रिलेटेड रहा है, कह रहा है कि कॉल्ड, व्हाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि श्वसन को उष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, बताइए। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है जो कि आपको ये कंफ्यूज कर सकता है। आप कैसे, दिमाग लगाओ। आपने कभी सांस ली है? वैसे तो सभी लेते हैं, आप लोगों ने भी ली होगी और मैं भी ले रहा हूं। अब देखो सांस लेने में क्या होता है, आप अपने नाक पे हाथ रख के देखना, जब आप सांस लेते हो ना तो अंदर से गर्म हवा निकलती है। क्या निकलती है, गर्म हवा निकलती है। तो ये वही कह रहा है, कह रहे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हो श्वसन को उष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वो गर्म हवा निकलती है। अब गर्म क्यों निकलती है, क्योंकि हम उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। उसी को यहां पर एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन का नेम लिखना है, और इन विच कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट क्यों करते हैं, उससे रिलेटेड कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जो आप उत्तर लिखोगे अपनी कॉपी में पेपर की, जब उसको जस्टिफाई करना है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना है, उसको बताना है क्या, कि गिविंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अभी आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है बच्चों, जलाया जाता है, गर्म किया जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम के, कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मैग्नीशियम को रिबन को क्यों जलाया जाता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाओगे तो उसके अंदर से क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर मिलता है। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म क्यों किया जाता है, और इस रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि पहले तो आपको यह बताना है कि ये क्यों किया जाता है, और उसके बाद दूसरा बात यह बतानी है कि अगर ये किया जाता है तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। अब आपको एक रासायनिक अभिक्रिया में छोटी सी करके दिखाता हूं, इसे आप करिएगा।
आपकी किताब में और आपके टीचर्स ने एक छोटी सी चीज सिखाई होगी, जैसे कि Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू MgO, राइट। लेकिन जब इसको बैलेंस करने की बात आती है तो आप देखते हो यहां पर O की वैलेंसी कितनी है, 1, और यहां पर कितनी है, 2। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको चेंज करना है, यानी कि Mg के आगे भी 2 लगा दो, प्लस में O2 तो है ही, और बराबर में 2MgO। अब देखो O की वैलेंसी 2, मतलब O की एटॉमिक नंबर 2, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं वैलेंसी, उस तरीके से Mg के भी 2, और O यहां पर 2 है ही, और O यहां पर भी 2, यानी कि ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। उसी प्रकार आपको आंसर लिख करके इसको बैलेंस करना है। ये क्या दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार पूछा गया है। कम से कम समझ लीजिए कि पिछले 5 सालों में कम से कम 3 बार तो पूछा ही होगा, कभी प्री बोर्ड में, कभी बोर्ड में, या चाहे कभी मिड टर्म में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो भाई मैं ये कहूंगा कि दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता आपके पेपर में भी पूछ दे। अगर ये 2 बार नहीं पूछा तो इस बार हो सकता है बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डिफाइन अ पेरिसिपिटेट। सबसे पहली बात तो पेरिसिपिटेट को समझिए क्या होता है। पेरिसिपिटेट उसे कहते हैं जैसे कि कभी भी जो 2 एक्वस मिल करके जब एक सॉलिड पदार्थ बन जाए, और वो सॉलिड पदार्थ कभी घुले ना, किसी भी लिक्विड चीज में वो कभी घुले ना। जैसे कि अभी अगर आप चीनी को पानी में डालोगे तो वो घुल जाएगा, लेकिन एक ऐसा पदार्थ जो 2 एक्वस से मिलकर बने और वो घुले ना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, पेरिसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, डिफाइन अ पेरिसिपिटेट रिएक्शन। अब उसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, यानी कि डेफिनेशन लिखना। फिर क्या कह रहा है, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि उसके बाद इसको डिफाइन करो, एक्सप्रेस करो, और तब जाकर के तब जाकर के क्या करो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक बनाओ। इसी के लिए पेरिसिपिटेट के लिए बनाओ, कोई 2 एक्वस को लो, क्योंकि आप लोगों ने जब पढ़ा था इस चैप्टर को, जब आप लोगों ने पढ़ा था तब आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर 3 चीजें देखी थी। 3 चीजें कौन सी थी भाई, तो सबसे पहली आपने सॉलिड देखी थी। क्या देखी थी भाई, सॉलिड देखी थी, मेटल्स देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा था भाई, सॉलिड के साथ लिक्विड देखा था, लिक्विड पानी, और लिक्विड के पास क्या होता था, गैस, गैस देखा होगा। एक लास्ट होता है एक्वस। अब एक्वस को आप समझिए कैसे समझ सकते हैं। एक्वस को समझना कैसे समझते हैं, आप सॉलिड तो समझ गए हो, बर्फ को ले लो, बर्फ क्या हो गया भाई, सॉलिड हो गया। लिक्विड में क्या हो गया, वो बर्फ पिघल गया, यानी कि उसका रिएक्शन हुआ उसके साथ, तो क्या हो गया, वो पिघलने के बाद वो लिक्विड हो गया। और जब मैंने उसको गैस के चूल्हे पर बैठा दिया और आग सेकने लगा वो पूरा पतीले के अंदर पानी, तो वो क्या बन गया, वेपोरेशन बन गया, वो हवा में जो उड़ गया वो क्या बन गया भाई साहब, गैस बन गया। ये 3 चीजें समझ में आती हैं। लेकिन ये एक्वस एक नई चीज है, ये देखो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, और ना गैस है, तो ये है क्या, ये सॉलिड लिक्विड के बीच का है। कैसे, आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप ऐसे समझो कोई ऐसी चीज जो सॉलिड भी, मतलब लिक्विड भी ना हो और लिक्विड जैसी भी हो। आप लोगों ने कभी गेम खेला, कुछ चीजें खेली होंगी, जैसे कि एज्यूम करो कुछ 5 रुपए की चीजें आती हैं जो एकदम थोड़ा सा पानी जैसा हिलता तो है लेकिन होता नहीं। जैसे आप लोग खखार जब ये थूक देते हो, जैसे, ठीक है, जेली, आप लोग एक हाँ ये ट्रिक ले लो, जेली, जेली हो सकती है एक तरीके से जेली, आप लोगों ने खाई भी होगी जेली। वो क्या होता है ना, वो लिक्विड भी नहीं होता, वो लिक्विड भी नहीं होता, वो सॉलिड भी नहीं होता, वो एकदम बीच का होता है, उसे ही कहते हैं एक्वस, ठीक है ना। अब उसको आप एक्सप्लेन करोगे, कह रहा अवक्षेपण, हिंदी वाले सुनेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, इसका कोई उदाहरण दीजिए तथा उसमें होने वाली अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण में व्यक्त कीजिए, यानी कि जो उसके अंदर चेंज हो रहा है उसको आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण में चेंज करना है, ठीक है। देखो ये तो मैंने अपने क्लास में भी मैंने बच्चों को बहुत बोला कि भाई साहब याद कर लो, इतने बदतमीज है, कोई सुनता ही नहीं है। और ये पूछेगा सवाल, मैं ये भी कहता हूं ये सवाल पूछेगा, इसको बढ़िया से याद करके जाना, ठीक है। अगला देखो एक बार, अगला 5वां है, कह रहा है डिफाइन ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन को आपको बता रखा होगा भाई, अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास में, है कि नहीं। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, देखो ये बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन। क्या कहता है, ऑक्सीडेशन कहता है ऑक्सीजन को ले लेना, गेन करना, और ऑक्सीजन को गेन करना और हाइड्रोजन को फेंक देना, समझ लो। मान के चलो अगर आपको कुछ खाने को मिले, समझ लो 2 गिलास मैंने जूस लेके आया हूं, एक करेले का जूस ला दिया और दूसरा मैंगो, आप क्या करोगे भाई, मैंगो वाला तुरंत ले लोगे, छीन लोगे नहीं छीन लोगे। लेकिन यहां देखो वही चीज होती है ना, ऑक्सीडेशन क्या भाई, ऑक्सीजन पसंद है इसको, ऑक्सीडेशन नाम ही क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, बात खत्म। ऑक्सीजन को बोलेगा आजा जल्दी आजा, सबको ले लेगा, और रिडक्शन हाइड्रोजन को क्या करेगा, फेंक देगा, क्या कहेगा मेरे को मतलब ही नहीं है। रिडक्शन उसका उल्टा कर लेगा, ठीक है। तो उसी चीज को है, इसका डेफिनेशन लिख लेना एक बार। उसके बाद आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन CU। इसके बाद इसके अंदर में क्या बताना है आपको, कह रहा है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज के बारे में बताना है, यानी कि ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखिए, ये बात पहली है। उसके बाद देखो ये 3 नंबर का था, ये 2 नंबर का है। पहली बात, परिभाषा लिखने का 1 नंबर है बेटा, ध्यान से रखना। आप 1 लाइन में भी लिख के आओगे ना पेपर में 1 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा सा लिखना, ठीक है।
जो कि आपके समझने लायक हो और टीचर भी समझ सके, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। अब इसके अंदर कौन सा हो रहा है पदार्थ, ये बताओ ना, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, मतलब किस प्रकार का वो कर रहा है, ठीक है, और उसका नाम लिख दो, बस बात खत्म। ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन गया। और आप यहां देख रहे होंगे ये 3 नंबर में बन रहा है। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं, अभी भी दोबारा पढ़ लेना इसे अच्छे से, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, ये थोड़ा और भी अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि आपके डेली लाइफ से है कि नहीं, आप खाना खाते हो, उसी से रिलेटेड है ये। अब समझते चलो एक बात को। कह रहा है स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना खाते हो, खाना खाते हो, मुंह से खाते, और उसके बाद ये आहार नली से जाएगा कहां पर, पेट में घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, ये उसी के बारे में पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में प्रत्येक की एक भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक की एक भूमिका का उल्लेख कीजिए, या तो किसी एक का, प्रत्येक की एक भूमिका, हाँ मतलब हर की, सभी की एक एक भूमिकाएं बताओ, यानी कि इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या रोल है। मैं पूछता हूं बच्चों, बताओ आपका क्या रोल है, बताओ आपका रोल क्या है, पढ़ना और अपने मम्मी पापा को रिजल्ट देना, यही है ना। तो उसी प्रकार से इनका क्या रोल है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है भाई इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जल्दी फटाफट से बता दो। देखो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाएगा, पेट में। क्या करेगा, खाने को और टुकड़ों में बांटेगा। अब बोलोगे टुकड़ों में तो हम तो मुंह में भी बांट लेते, नहीं, मुंह में बांटने के बाद जब पेट में जाएगा तो खाने को और तोड़ना चाहिए, तो उसको और तोड़ने का काम करता है भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला सुनना, विली। अब विली क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं दीर्घ, दीर्घरोम। वैसे तो अजीब सा नाम है, विली का मतलब होता है दीर्घरोम। अब विली को समझियो कैसे, पेट में छोटी आंत देखिए, छोटी आंत, आप लोगों ने चिकन करते हुए देखा होगा कभी, है कि नहीं, उसके अंदर से ना केचुए जैसा कुछ निकलता है, इतना बड़ा पाइप जैसा है। अब उस पाइप को क्या कहते हैं जी, विली नहीं, गलत बात है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं। अब उस छोटी आंत में जब हमारा खाना जाता है ना, तो उस छोटी सी आंत में देखो इस तरीके से होता है, मान के चलो ये इस तरीके से, क्या है ये हो गया ये छोटी आंत, ठीक है। एक इधर से घंटा टंगा होता है, ये घंटा होता है जी, क्या होता है बेटा, घंटा होता है। इसी प्रकार से जुड़े होते हैं ये नीचे से, है ना। और इसके अंदर ना खाना क्या करेगा, पहले टन यहाँ टकराता चलेगा, टकराता चलेगा, खाना क्या कर, टकराता चलेगा। तो ये जो खड़े खड़े हैं ना, ये खड़े खड़े, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, बिल्ली, विली, बिल्ली नहीं कहते, बिल्ली, बिल्ली नहीं कहना, विली, दीर्घरोम, ठीक है। चलो इसको एक्सप्लेन कर देना, इसका क्या रोल होता है। तो इसको मतलब खाने को जो भी प्रोटीन लेना, जो भी काम होता है उस तरीके से लिखना है, ठीक है। एनल स्पिंकर यानी कि गुद्दा अवरोधी क्या करता है भाई, रिमूवल वेस्ट वाले में, उसके बारे में बता देना, ठीक है ना। इसको स्टेट एक रोल बताना बस इनके, और कुछ नहीं। लाइपेस का क्या रोल होता है वो बता देना। देखो 6 क्वेश्चन कर लिए, बस 4 क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो मैंने ना आप लोगों के लिए 2 एमसीक्यूज रखे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक ना। क्योंकि देखो अब 7वां और 8वां मैंने एमसीक्यू रखा है, तो कुछ सोच कर रखा होगा। अब ये भी काफी बार पूछता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइनिंग टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट। कह रहा है कि कौन सी क्रिया में 2 या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। आपका पहला क्या कह रहा है, कह रहा है डिकम्पोजिशन, गलत हो जाएगा। कभी डिकम्पोजिशन करता है, डिकम्पोजिशन क्या करता है, कंपोज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है, विस्थापन कर रहा है, ये तो दूसरे को कह रहा है। ये कह रहा है 2 मिलकर के एक बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सही होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि नहीं। और डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ये 3 गलत, ये वाला सही उत्तर है आपका, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, एक बात को विशेष ध्यान रखना बच्चों, यहां आप देख रहे हो गया एमसीक्यू, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, 99% बच्चे ये गलती करते हैं, लेकिन ये आप गलती मत करना अगर वीडियो देख रहे हो तो। देखो बच्चे क्या करते हैं, यही चीज पढ़ के चले जाएंगे। मैं आप लोगों को कहता हूं भाई साहब, पेपर देने में जाने से पहले एक बार 1, 2, 3, 4 और 5वें की, इन सब की एक बार बस इनकी डेफिनेशन याद करके जाना, और विद में एक एक एग्जांपल, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि भाई व्हाट इज डिकम्पोजिशन, व्हाट डिफरेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आप डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में अगर डिफरेंस पूछेगा तो पहले आप उसकी क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, डेफिनेशंस लिखोगे दोनों की, फिर आप एक एक एग्जांपल लिखोगे, फिर एक एक उनकी प्रॉपर्टी लिख दोगे, और ये 3 करके आप 3 नंबर आ जाओगे। बोलो हाँ या ना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंडीशन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। कह रहा है रस्टिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी हैं, बताओ। पानी जरूरी है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन, भाई कभी ऑक्सीजन से थोड़ी ना जंग लगता है, जंग कैसे लगता है, कभी कभी सोचो। अच्छा हम जो गेट होते हैं हमारे, जो घरों में लोहे के गेट होते हैं, वो हम क्या करते हैं, देखना जो लोहा होता है ना, हर साल में एक बार पेंट करना होता है, करना होता है कि नहीं। लेकिन बता रहा है जंग भाई ऑक्सीजन से बिल्कुल भी नहीं, पानी से तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन और पानी का रिएक्शन होगा, इसका क्या होगा, REACTION रिएक्शन,
अभिक्रिया, क्या होगा भाई, अभिक्रिया। जब ये होगा तो ये ऑटोमेटिक उस पर जंग लगेगा। यानी कि जब भी कभी लोहे को पानी में डाल करके निकाल करके हवा में रख दोगे तो ऑक्सीजन उस पर चिपकेगा और ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, वो रिएक्ट करके वो जंग लग जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऐसा कोई रोल नहीं होता। अगला देखो 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन एंड रस्टिंग ऑफ रस्टिंग विद एग्जांपल। संक्षारण और जंग लगना क्या होता है, संक्षारण को समझा देना, जंग लगने को समझा देना, इनकी डेफिनेशन, कोरोजन की और रस्टिंग की डेफिनेशंस लिखनी होती है बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, आप उसको लिख देना और बहुत अच्छे नंबर ग्रो करके लाओगे। और मैं कहता हूं भाई ये चैप्टर इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, कम से कम 10 से 12 नंबर देगा तुमको ये पेपर में, बता रहा हूं, केस बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से। अगला लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है पहले से। क्या कह रहा है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कह रहा है ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, ये चीज। अब मैंने आपको इस चैप्टर से 10 क्वेश्चंस बताए जिनमें मैंने पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज करवा दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस के आंसर कॉपी पे नोट करना। पढ़ना कैसे होता है, बात को ध्यान से समझो, पढ़ना कैसे होता है। एक इस चीज को लेना, ठीक, क्वेश्चंस को लिख लेना कॉपी पे, लास्ट में अपने किताबों के पन्ने खोलना और इन सभी के आंसर्स को लिखना। बस आंसर को लिख लेना और 2 बार पढ़ लेना। मैं कहता हूं गारंटी गारंटी आपके 80+ आएंगे परसेंटेज। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।